Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about common size statement. Today, we will discuss about accounting ratios. It is also a tool for financial analysis. तो अकाउंटिंग रेशोज का यूज़ भी हम करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा को और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल और सिंप्लीफाई फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। अब ऐसे अगर आपको नॉर्मली ऑब्सोल्यूट फिगर्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दो फर्म्स का प्रॉफिट बता दूं कि एक फर्म जो है वो 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, दूसरी फर्म 1,80,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो प्रॉफिट को देखते हुए तो आप यही कहेंगे कि जो 1,80,000 अर्न कर रहा है दैट इज़ द बेटर वन, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन अब अगर इसी चीज़ को हम उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्म ए और फर्म बी, अगर एक फर्म 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही थी और उन्होंने जो है वो कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपीस की, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखें कि कितना परसेंट अपनी कैपिटल का ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं कि ये 15% प्रॉफिट फर्म ए अर्न कर रही है। फर्म बी जो है वो 1,80,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है और सपोजिंगली इन्होंने जो कैपिटल लगाई थी वो कैपिटल इन्होंने जो है 15 लाख रुपीस लगाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग देखें कि इन्होंने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया। तो यहाँ 12% प्रॉफिट ये अर्न कर रहे हैं। तो अब परसेंटेज वाइज आपने देखा तो आपको अब लगा कि अब फर्म ए बेटर है। अगर आप ऑब्सोल्यूट फिगर को देखते तो आपको लगता कि 1,80,000 वाला यानी फर्म बी बेटर है। तो रेशो की फॉर्म में जब हम उन्हें प्रेजेंट करते हैं, रेशो का मतलब होता है सिंपली, अगर आप रेशो का मतलब जाने कि अ नंबर प्रेजेंटेड इन रिलेशन टू अनदर नंबर, कि एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर के साथ एक रिलेशन में प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है रेशो। अब यहाँ मैंने प्रॉफिट और कैपिटल के बीच में रिलेशन क्रिएट किया कि उनको परसेंटेज फॉर्म में दिखाया, दैट इज़ रेशो। आप सिंपली दो नंबर्स को डिवाइड करके दिखा सकते हैं, वो भी रेशो का ही फॉर्म है। तो रेशो में बस दो नंबर्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना है, दैट इज़ अप टू यू कि आप परसेंटेज की फॉर्म में करेंगे या फिर उसको डिवाइडेड फॉर्म में रख के ही उस रिलेशनशिप को शो करेंगे। तो ये रहता है आपके पास रेशो। तो यहाँ पर आपके पास रेशो में ये भी है कि आप डिवाइड करके उनको शो कर दें। दूसरा, हम कई बार टाइम्स की फॉर्म में भी दिखाते हैं। सपोज करो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरी जो क्रेडिट सेल है कि मैं कितना तो सेल कर रही हूँ और कितना जो है वो मेरा होल्ड पर है, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे डेटर्स और मेरे बिल्स रिसीवेबल में कितना पैसा मेरा अटका हुआ है, उस चीज़ को अगर मैं शो करना चाहती हूँ तो मैंने कहा कि मेरी जो क्रेडिट सेल है टोटल वो 1 लाख रुपीज़ है और मेरे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं सपोज कीजिए वो मेरे जो हैं वो 50,000 हैं। तो यहाँ मैंने इसको बताया कि मेरे पास आ रहा है आंसर 2, अगर फुल कट कर दूँ तो 2 टाइम्स मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी क्रेडिट सेल है मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स के मुकाबले। कितने भी टाइम्स हो सकती है, 4-5 टाइम्स, कितना भी पॉसिबल है। तो ये हम टाइम्स की फॉर्म में जब इन्हें शो कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेट और सो मैनी रेशो। और अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं दैट इज़ परसेंटेज रेशो, सिंपल फॉर्म में शो करते हैं देन इट इज़ सिंपल रेशो या प्योर रेशो या प्रपोर्शनेट रेशो। कि जैसे मैंने
सिंपली उन्हें डिवाइडेड फॉर्म में रहने दिया और रेशो फॉर्म में उनका आंसर ले लिया कि 2:1, 1:3, इस टाइप में। नेक्स्ट आपके पास रहता है फ्रैक्शन रेशो। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक नंबर को दूसरे की वो कितनी फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो शो करना। लाइक कि मैं 1/5 का प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ इन कंपैरेटिव टू माई कैपिटल, तो यहाँ पर स्मॉल नंबर को आप ऊपर रखते हैं, बिगेस्ट नंबर को नीचे, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना प्रॉफिट है। लाइक 1/2, 1/5, इस टाइप में आप शो कर सकते हैं। जो आप रेशो का यूज़ करते हैं, रेशो एनालिसिस कहते हैं जिसे हम, वो 2 टाइप्स में हो सकता है। यानी रेशो आपके लिए 2 टाइप्स में यूज़फुल हो सकता है कि या तो आप रेशो का यूज़ कर रहे हैं अपनी ही फर्म के पास्ट ईयर के रेशोज़ के साथ उसको कंपेयर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज या फिर ट्रेंड एनालिसिस। जब हम पास्ट ईयर्स के रेशोज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरी फर्म्स के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। यहाँ पर हम अनदर फर्म्स के साथ या हमारी जैसी फर्म्स को मिलाकर के जो इंडस्ट्री बनती है उसकी एवरेज के साथ हम कंपेयर करते हैं। अनदर फर्म्स रेशोज कंपेयर्ड, तो दोनों ही अपने लेवल पर यूज़फुल हैं, दोनों का ही अपना अपना यूज़ है। यहाँ पर बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारे जो बेसिस हैं वो सेम होने चाहिए। अनदर फर्म के साथ करना है तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, उनके जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं लाइक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड वो आपके जैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। आपके वाले रेशियोज़ में आपको ये देखना है आपने भी सेम अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ किए हों, हर ईयर में प्राइस लेवल चेंजेस ना हुए हों, देन आप उस कंपैरिजन को कर सकते हैं और उससे यूज़फुल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से बेंचमार्क की तरह काम करते हैं कि रेशो के लिए हमने एक स्टैंडर्ड कम जो है वो रखना है। एक सिंगल रेशो आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। मैंने निकाल लिया कि मेरा प्रॉफिट कैपिटल का इतने % है, अब उस प्रॉफिट को या तो मैं अपने पिछले ईयर्स के साथ कंपेयर करूं स्टैंडर्ड्स के साथ, या किसी अदर फर्म के साथ कंपेयर करूं, तभी वो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे पाएगा कि वो अच्छी है प्रॉफिट की परसेंटेज या नहीं है, नॉट फेवरेबल है। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो यही जो हमने बात की, यही वो स्टैंडर्ड या बेंचमार्क है कि आप पास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर लीजिए, अनदर फर्म के साथ कर लीजिए, ऑल दीज आर स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क, या फिर आप कर लीजिए रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जो पुरानी चली आ रही एक रीत होती है, मीन्स एक जो आइडियल रेशोज़ हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं कि भाई इतना तो हमारा स्टैंडर्ड है कि इतना तो होना ही चाहिए नॉर्मली एक बिजनेस का। जैसे करंट रेशो के लिए कहा जाता है कि 2:1 होना चाहिए, करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। तो वो होते हैं आइडियल रेशो जो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारी अकाउंटिंग बुक्स में, तो उनके साथ हम कंपेयर करें। और हम यहाँ यही करने वाले हैं कि हम आइडियल रेशोज़ के साथ कंपेयर करके कमेंट करेंगे उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कि वो कैसी है। तो आइडियल रेशोज़ जैसे जैसे हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पर रेशो की बात करेंगे तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उसका आइडियल रेशो कितना सेट है। तो बेसिकली हमने रेशोज़ के बारे में बात की, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कैलकुलेट करने के। ये आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताते हैं, आपकी सोल्वेंसी पोजीशन या लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, आप दूसरी फर्म्स के मुकाबले जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है रेशोज़ को कलेक्ट करने से। तो अब इनके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं हमारे पास, वैसे तो जितनी हमने बातचीत की वो ही इनके एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस में एक तो ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करने में रेशोज़ जो हैं वो हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देंगे
और आप उनसे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो। आपके अकाउंटिंग डाटा को सिंप्लीफाई कर देते हैं और कंपैरेटिव स्टडी को पॉसिबल बनाते हैं। अब मुझे अगर दो फर्म्स को कंपेयर करना है तो मैं दोनों के रेशोज़ निकाल के उन्हें कंपेयर कर सकती हूँ और आपको आपकी कंपनी के वीक पॉइंट्स जो हैं वो बताते हैं कि कहाँ आपका वीक पॉइंट चल रहा है, कि आपकी क्रेडिट सेल ज़्यादा हो रही है पिछले ईयर से, आपका जो स्टॉक है वो किस तरह से आप मैनेज कर पा रहे हो, लास्ट ईयर के मुकाबले आपने रेशोज़ निकाले, आपकी लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ तो नहीं बढ़ रही हैं। तो वीक पॉइंट्स को आपको स्पॉट करने में हेल्प करते हैं। देन फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। जब आप टाइम सीरीज़ करते हो यानी अपनी फर्म का डाटा पिछले कुछ ईयर्स के साथ कंपेयर करते हो तो आप फोरकास्टिंग आने वाले ईयर के लिए भी कुछ ना कुछ फोरकास्ट कर सकते हो कि मेरी सेल इतने % हो रही है मेरे इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग, तो आने वाले ईयर्स में मेरी सेल कितने % रह सकती है। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन प्लस आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो है वो आइडियल स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में हेल्प करती हैं कि जब आप काफ़ी सारे ईयर्स का डेटा को कंपेयर कर लेते हो तो आप आइडियल स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि आइडियली इतना तो बिजनेस में ऑन एन एवरेज रहना चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड है उसके बारे में आपको ये बताते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब रेशोज़ को जब आप स्टडी करते हो तो स्टडी करने के बाद आप अपने बिजनेस में इफेक्टिवली उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कोई वीक पॉइंट दिख रहे हैं आप अपने डिसीजन मेकिंग को और बेटर बना सकते हो इन रेशोज़ को स्टडी करके। और आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस यानी आपकी लिक्विडिटी पोजीशन, आपकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कैसी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब अगर हम इसके बात करें डिसएडवांटेजेस की या लिमिटेशंस की तो वो भी कुछ होंगे, क्योंकि जहाँ एडवांटेज है वहाँ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है अगर वो ही फेक है, डाटा ही आपका रिलायबल नहीं है तो रेशोज़ तो रिलायबल हो ही नहीं सकती। फिर कई बार हम विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, डेटा को इस तरह से शो करते हैं कि वो फेवरेबल पोजीशन को प्रेजेंट करे, तो उस टाइम पे रेशो आपकी ट्रस्टवर्दी नहीं है फिर। और कंपैरिजन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है आपका। हम कह रहे थे कि हम रेशोज़ को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं अगर आपने सेम मेथड्स और सेम पॉलिसीज़ का यूज़ नहीं किया है दो फर्म्स ने या हमने भी पिछले हमारे कुछ ईयर्स में। जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन यूज़ हो रहा है एक जगह पर, दूसरी जगह पर जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर फिर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकल करके आएगा वो अपने आप जो है वो चेंज होगा। तो वहाँ कंपैरिजन फिर नहीं किया जा सकता है, सेम मेथड्स फॉलो होने चाहिए। कई बार आपके प्राइस लेवल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे इस साल मैंने 10,000 यूनिट्स बेचे और अगर एक यूनिट का प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ था, तो 10,000 यूनिट्स हैं, 10 रुपीज़ एक का प्राइस है, मैं कह रही हूँ कि 1 लाख रुपीज़ की सेल है। नेक्स्ट ईयर भी मैंने 10,000 यूनिट्स बेचे बट एक यूनिट का जो प्राइस है वो हो गया 15 रुपीज़, तो 1,50,000 की हो गई सेल रेवेन्यू मेरे पास। तो 50,000 का इंक्रीज़ आ रहा है यहाँ पर, 50% इंक्रीज़ हो रहा है, बट एक्चुअल में तो सेल यूनिट्स में तो नहीं बढ़ी, प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ना इंक्रीज़ होते हुए भी सेल मुझे बताएगा कि बढ़ गई है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन, बिकॉज आपको यहाँ पर फेयर जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मिसलीडिंग रिजल्ट्स हैं यहाँ पर आपके पास। देन आपको यहाँ पर जो है वो सिंगल रेशियो का कोई आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सिंगल रेशियो, सिंगल रेशियो इज़ नॉट यूज़फुल। आपको जो है वो मल्टीपल रेशियोज़ को कैलकुलेट करना होगा, या तो अदर फर्म्स के या फिर अपनी फर्म के पिछले ईयर के, तभी आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे उनके ऊपर बेस्ड। और आपको जो है एब्सोल्यूट डाटा जो आपका गिवन होता है, वो जो एब्सोल्यूट डाटा है वो कई बार आपको सेम यूनिट्स में गिवन नहीं होता है। सपोज आपको दो अलग अलग फर्म्स का परसेंटेज वाइज रेशियो कैलकुलेट करके बताया गया है, बट एक लैक्स में यूनिट्स बेच रही है, दूसरा % जो है वो
थाउजेंड्स में अपने यूनिट्स को सेल कर रही है। दोनों ने परसेंटेज में देखा है कि हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया। दैट इज़ नॉट यूजफुल बिकॉज उनका वो यूनिट सेम नहीं है जिस यूनिट में वो अपने ऑब्सोल्यूट डाटा को प्रेजेंट कर रहे थे। देन विंडो ड्रेसिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट कर देना कि वो फेवरेबल नज़र आए। जैसे कि हमने कुछ क्रेडिट में परचेज किया, उसको हमने जो है वो उस ईयर में शो करने की बजाय हम नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग में शो कर दें, जिससे कि हमारा रेशो फेवरेबल नज़र आए। दैट इज़ विंडो ड्रेसिंग, कि हमने फिगर छुपाया नहीं, बस थोड़ा सा उसको जो है वो रिकॉर्ड करने में डेट एक्सटेंड कर दी। तो विंडो ड्रेसिंग की वजह से रेशोज हमारे कई बार मिसलीडिंग रिजल्ट हमें शो करते हैं। देन ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं। मीन्स आपको ये तो बता देगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं उसको नहीं शो करता है। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ये इग्नोर करते हैं। देन यहाँ पर पर्सनल एबिलिटी और बाइसनेस जो है वो भी एनालिस्ट जो भी इसको जो है कैलकुलेट कर रहा है, उसकी वो पर्सनल बाइसनेस भी वो कर सकता है इसमें, और उसका अपना कैलकुलेट करने का कुछ चीज़ों को तरीका है। मीन्स कई बार हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, किसी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यूज़ किया, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट का फिगर सेम होते हुए भी चेंज हो जाएगा, तो जिससे रेशोज़ हमारे अफेक्ट होंगे। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे। ये बेसिक थ्योरी पॉइंट्स थे, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल नॉलेज के लिए हैं कि क्या एडवांटेज हैं, जस्ट समझने की चीज़ है कि कहाँ इनकी लिमिटेशंस हैं और कहाँ इनके एडवांटेजेस हैं। तो इन सबको माइंड में रखते हुए हमें रेशोज़ का यूज़ करना है। अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, जहाँ हम पर्टिकुलरली रेशोज़ की बात करेंगे। तो रेशोज़ आपके पास पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर 4 रेशोज़ को स्टडी करना है, जिनके आगे कुछ टाइप्स भी होंगे। 1 बाय 1 हम उनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास रहेंगे लिक्विडिटी रेशोज़, देन आपके पास रहेंगे सोल्वेंसी रेशो, देन एक्टिविटी रेशो, एंड आफ्टर देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है, तो आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो जो होते हैं वो आपको आपकी लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। लिक्विडिटी का मतलब कि फर्म की पेइंग कैपेसिटी, अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी क्या है, कि क्या वो विद इन 1 ईयर अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकती है, इनफ कैश उसके पास या कैश इक्विवेलेंट्स है इतना। तो यहाँ ये रिलेशनशिप बिठाती है लिक्विडिटी रेशो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के बीच में, कि आपके पास क्या इतनी करंट एसेट्स हैं कि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। इसको आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो कह सकते हो, कि शॉर्ट टर्म में आपकी सॉल्वेंसी मतलब डेप्ट पेइंग कैपेसिटी आपकी जो है वो कैसी है। तो ये आपको आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन शो करती हैं। ये हमें ध्यान रखना है ये चीज़ कि लिक्विडिटी रेशो आपको आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करती हैं कि कैसी है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो है वो 2 टाइप्स में इस रेशो को आप स्टडी करते हो। एक हम यहाँ पर स्टडी करते हैं करंट रेशो, करंट रेशो कह लें आप उसको, या फिर आप उसको कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। सेकेंड इसमें आप स्टडी करते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो कह सकते हैं इसको आप, एसिड टेस्ट रेशो भी कह सकते हैं और लिक्विड रेशो भी कह सकते हैं। ये इसके 2 टाइप्स हैं। अभी हम फर्स्ट वन की बात करेंगे, करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो की। तो करंट रेशो जो है यहाँ पर हमारे पास,
वो रिलेशनशिप यहाँ पर आपको शो करता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बीच में। तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला रहता है बहुत ही सिंपल रेशो है, जो हमने प्रॉपर रेशो की बात की थी, करंट एसेट्स बाय में करंट लाइबिलिटीज। और इसका जो आइडियल रेशो हमारी अकाउंटेंसी में बताया गया है दैट इज 2:1। 2:1 हमें बताया गया है कि एटलीस्ट आपके पास आपकी करंट एसेट डबल होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे एसेट्स हों जो हमारे को उतना अमाउंट रिलाइज ना हो पाए उनसे, लाइक इन्वेंट्री बहुत जल्दी नहीं बिक पाए, लेकिन आपको करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो आपके पास डबल उसकी करंट एसेट्स का होना ज़रूरी है। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है कि करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ जिनको आपने विद इन 1 ईयर जो है वो पे ऑफ करना होता है। तो करंट एसेट में आप आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इनको इंक्लूड नहीं करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स, बट डेटर्स में हमने करंट एसेट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं लेना होता है। तो बाकी सब नॉर्मल आपकी करंट एसेट्स होती हैं जो आप इंक्लूड करते हो, और नॉर्मली जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो सब आपने इसमें इंक्लूड करना है, और इस रेशो को सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। करंट एसेट्स का टोटल बाय में करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल, और आपके पास आपका रेशो जो है वो आंसर के रूप में आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपके जो है वो लॉन्ग टर्म अगर कोई डिबेंचर्स वगैरह हैं जो आपने इस साल पे ऑफ करने हैं, वो मेच्योर हैं इस साल, तो वो भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट हैं। वेरी सिंपल, जस्ट वन थिंग कि ऐसे कोई डिबेंचर्स हैं जो इस साल मैंने रिडीम करने हैं, मतलब उनको पे करना है, तो वो भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। बाकी आपको नॉर्मली करंट एसेट बाय में करंट लाइबिलिटीज़ को डेटा को लेना है और उसको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स जो है वो दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आपको करंट रेशो कैलकुलेट करना है और अपना कमेंट देना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास अब देखिए क्या क्या आपको गिवन है। जो आपका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड नहीं होगा आइटम, उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है हमें। जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो गिवन है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ करंट एसेट, तो हम नहीं लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, इन्वेंट्री आपको गिवन है, और साथ में बोला गया इंक्लूडिंग लूज टूल्स ऑफ 50,000। तो जब आप इन्वेंट्री लेते हैं तो उसमें लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये चीज़ें हमें नहीं लेनी होती हैं इन्वेंट्री में, वो हमारे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते हैं। तो हमें वो चीज़ माइनस करके लेना है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या क्या लेना है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, 1 बाय 1 करके इसको हम राइट ऑफ करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली आइटम आपने जो है वो, अगर आप करंट एसेट्स की बात करें तो सबसे पहली आइटम जो आप ले सकते हैं दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 की, प्लस इन्वेंट्री आपको गिवन है 2,80,000 का, 50,000 माइनस कर दीजिए इसमें बिकॉज ये लूज टूल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो 2,30,000 का इन्वेंट्री आप लेंगे। देन आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, आपके डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल 1,60,000 प्लस 20, तो इकट्ठा ही ले सकते हैं आप इसको, 180 इंडिविजुअली लेंगे तो भी प्लस ही होना है इनको। फिलहाल मैं करंट एसेट्स का टोटल फाइंड आउट कर रही हूँ। उसके बाद देखिए और क्या आपको करंट एसेट्स के लिए गिवन है उसके रिगार्डिंग। तो करंट एसेट के रिगार्डिंग हमें गिवन है कैश एंड बैंक बैलेंस 30,000 का, तो कैश एंड बैंक बैलेंस मैंने 30,000 ले लिया। अब हम ऐड ऑन करके देखते हैं इसको कि हमारे पास जो है वो कितना बनता है। 40,000 प्लस 2,30,000 270, 270 प्लस 30 3 लाख, प्लस 1,80,000 4,80,000 आपका करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है।
अब हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी बनती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग मुझे क्या क्या गिवन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मुझे गिवन है 1,20,000 प्लस 10। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपके पास और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है मेरे पास 50,000 की और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है प्रोविज़न फॉर टैक्स वो गिवन है 20,000 का। नेक्स्ट आपके पास और कुछ है प्रोविजंस में, तो देखिए नहीं है, तो इतनी ही आपके पास जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ थी। प्लस कर देंगे, टोटल आपके पास जो है वो बन जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख रुपीज़ की। अब आपको बस करंट रेशो कैलकुलेट करना है। तो करंट रेशो आपका करंट एसेट बाय में करंट लाइबिलिटीज़ 4,80,000 डिवाइड बाय में 2 लाख रुपीज़, कट कर देंगे इसको। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास बन रहा है 2.4, अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं 2.4, अगर मैं इसको 10 को पॉइंट में ले लेती हूँ, रेशो 1। ध्यान से देखने वाली चीज़ है ये कि अगर मैं इस 10 को हटा करके ऊपर लगा देती हूँ पॉइंट के रूप में, तो नीचे आपके पास 1 ही रह जाता है। तो 2.4 रेशो 1 ये मेरा रेशो निकल करके आया है। तो मेरा आइडियल रेशो होता है 2:1। तो 2.4 जो है वो 2 से तो बड़ा ही है। तो फर्म की जो फाइनेंशियल या लिक्विडिटी पोजीशन है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज फेवरेबल, कि हमारे आइडियल रेशो से अच्छी है। बट टू मच हाई अगर आ जाता है, सपोज कीजिए 4:1 आ जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई रेशोज़ ये बताते हैं कि आपकी करंट एसेट्स वेस्ट हो रही हैं, मैनेजमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है आपकी। वो टू मच हाई की बात है कि 4-5 में पहुंच जाता है अगर रेशो, देन फिलहाल इट इज़ गुड, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है। अब बात आती है कि जो मैंने सेकंड वाले रेशो की बात की थी, क्विक रेशो की, उसमें क्या नया है, वह उसमें क्या चीज़ अलग है। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज है आपके पास कि आपको जो करंट एसेट्स लेनी है, यहाँ पर करंट एसेट्स में आपको 2 छोटी छोटी आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना है। वो कौन सी 2 आइटम्स हैं? करंट एसेट्स में से अगर आप जो है वो लेस कर दें इन्वेंट्री, एंड उसी के साथ में आप जो है वो लेस कर दें आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो करंट एसेट्स जो हैं वो आपकी बन जाती हैं क्विक एसेट्स, कि यानी वो एसेट्स जिनको आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लोगे। तो क्विक रेशो निकालनी है हमें, तो उसके लिए हमें क्विक एसेट्स या आप कह लीजिए लिक्विड एसेट्स चाहिए होती हैं, कि विद इन अ मंथ अगर मुझे अपनी करंट लाइबिलिटी पे ऑफ करनी हो, तो उसके लिए मैं कैलकुलेट करती हूँ क्विक रेशो। तो क्विक रेशो के लिए मुझे चाहिए क्विक एसेट्स और बाय में मुझे चाहिए करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ हैं, जैसे पहले ली थी। क्विक एसेट कह लीजिए या लिक्विड एसेट कह लीजिए, उसके लिए आपको अपनी करंट एसेट जो आप ले रहे हो उसमें इन्वेंट्री नहीं लेना, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कोई अगर एडवांस टैक्स वगैरह भी दिया है, वो भी एक तरह का प्रीपेड ही एक्सपेंस होता है, वो आपको नहीं लेना है। तो बस इतनी सी चीज़ है, जो भी करंट एसेट्स का डाटा है आपके पास उसमें इन्वेंट्री मत लेना और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हैं वो मत लेना, तो लिक्विड एसेट्स बन गई। क्विक रेशो का जो आइडियल रेशो होता है वो होता है 1:1, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्विक एसेट्स को ले रहे हैं जो विद इन अ मंथ भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट उतनी तो एसेट्स होनी चाहिए जितनी लाइबिलिटी हैं, कि बराबर बराबर वाला मामला हो जाए, कि इक्वली उतनी हो, हम उतना को हम पे ऑफ कर दें। तो यहाँ 1:1 आ जाए तो गुड, उससे ज़्यादा आ रहा है तो फेवरेबल, कम आ रहा है तो अनफेवरेबल सिचुएशन है हमारी कंपनी की। तो यहाँ इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको अप्लाई करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे
एंड कोई भी डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. थैंक यू सो मच.